हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे इमैनुअल कांट के बारे में और कांट के बारे में समझेंगे। कांट को हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में, आदर्शवादी विचारक के रूप में जानते हैं। कांट आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है। आधुनिक आदर्शवाद का, वैसे आदर्शवाद का जनक तो प्लेटो है, लेकिन अगर हम आधुनिक आदर्शवाद की बात करें, आधुनिक आदर्शवाद की, तो आधुनिक आदर्शवाद के जनक के रूप में हम कांट को देखते हैं। दार्शनिक रूप में अगर देखें तो कांट को समीक्षावादी विचारक कहा जाता है। जब हम बात दर्शन की करेंगे तो दर्शन में हम कांट को समीक्षावादी विचारक के रूप में देखते हैं, समीक्षावाद के रूप में देखते हैं, अज्ञातवाद के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा विचारक है जिसने दो अलग अलग विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। कांट के समय तक दो विचारधाराएं बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विरोधी थी। कांट के समय तक एक विचारधारा थी जिसको हम बुद्धिवाद के नाम से जानते थे, और दूसरी विचारधारा थी जिसको हम लोग अनुभववाद के नाम से जानते थे। बुद्धिवाद का मानना था कि ज्ञान पहले से होता है, मतलब इनका कहना है ज्ञान बाई बर्थ होता है, ज्ञान जन्मजात होता है। ये कहते हैं ज्ञान सहजात होता है, मतलब हमारे साथ ही उत्पन्न होता है। दूसरे हैं अनुभववादी, ये कहते हैं ज्ञान बाह्य है, ज्ञान अनुभव से होता है। अर्थात जब हम जन्म लेते हैं तब हमारी जो आत्मा है वो कोरा कागज होता है, कोरा कागज जैसा होता है, उसमें पहले से कुछ नहीं होता। तो जहाँ बुद्धिवादी कहते हैं ज्ञान आंतरिक है, ज्ञान हमारे पास पहले से है, देखिए ज्ञान आंतरिक है, वहीं पर ये कहते हैं ज्ञान बाह्य है। तो दोनों ही ज्ञान की अलग अलग व्याख्या देते हैं, और ये दोनों ही विचार, अगर बुद्धिवादी की बात करें तो यहाँ पे हमें जो विचारक के रूप में देखते हैं वो हमें डेकार्ट दिख जाता है, स्पिनोजा दिख जाता है, स्पिनोजा हमें लाइबनीज दिख जाता है, लाइबनीज है ना, डेकार्ट है, स्पिनोजा है, लाइबनीज है। अनुभववादों की बात करेंगे तो हमें लॉक दिखता है, हमें बर्कले दिखता है, हमें ह्यूम दिखता है। ये अनुभववादी विचारक हैं, और दोनों की बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी दौर में उत्पन्न होता है कांट। कांट जो है वो जर्मनी का रहने वाला है, और कांट के द्वारा विचार किया जाता है ज्ञान के, सत्य ज्ञान पे। और फिर कांट जो विचार देता है उस विचार में कांट का मानना है कि ज्ञान ज्ञान जो है वो बुद्धि और अनुभव दोनों के समायोजन से होता है। अगर बुद्धि न हो तो किसका अनुभव होगा, उस अनुभव को कौन बताएगा कि ये क्या है। और अनुभव न हो तो बुद्धि कोई ज्ञान प्राप्ति ही नहीं कर सकती है। इसलिए कांट का मानना था कि जो ज्ञान है वो बुद्धि और अनुभव दोनों से मिलकर बनता है। बाह्य वातावरण से हमें जो प्रत्यय, जो वाइब्रेशन, जो अनुभव आते हैं, उस अनुभव को बुद्धि रिसीव करती है, फिल्टर करती है, और ये फिर बताती है कि क्या है। अर्थात जैसे सामने कोई अगर दीवार हो तो उस दीवार की जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हमारी जो वाइब्रेशन जो है वो हमारी बुद्धि एक्सेप्ट करती है, और फिर फिल्टर करके ये बताती है कि ये दीवार है। फिर हमें पता होता है कि अच्छा, हमारे सामने जो है वो दीवार है। तो इसी तरीके से ज्ञान जो है वो चलता है। ऐसा समीक्षावादी विचार के रूप में कांट अपना विचार देता है। इसी दौरान कांट को इस बात पे भी विचार करना होता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर वाइब्रेशन को बुद्धि एक्सेप्ट करके ये बता सकती है कि ये ज्ञान है, तो जिसका वाइब्रेशन नहीं है क्या वो है? तो कांट को तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कांट सत्य ज्ञान का मतलब अनुभव और बुद्धि से मानता है।
लेकिन ईश्वर नाम की एक सत्ता है जिसका अनुभव नहीं होता, और इस बात को कांट नकार भी नहीं सकता। लोगों ने पूछा कि क्या ईश्वर है, तो अगर कांट कह दे कि ईश्वर नहीं है तो फिर सवाल होगा कि बुद्धि को किसने बनाया, और अगर वो कह दे ईश्वर है तो लोग कहेंगे फिर कहाँ रहता है, क्योंकि ईश्वर का अनुभव हो रहा है तभी तो पता लग रहा है ईश्वर है। इस बात पे जब कांट फंसता है तो कांट अज्ञातवाद का सिद्धांत देता है और कहता है कि ईश्वर अज्ञात है। मतलब ईश्वर है, लेकिन ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है, इस बात का बुद्धि पता नहीं लगा सकती। तो लोगों ने कहा फिर तो जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उसका भी क्या मतलब कि वो चीज वहां हो ही, हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर हो, कहीं और से वो वाइब्रेशन आ रहे हैं और हम कहीं और समझ रहे वो वहां उसकी सत्ता हो ही ना। होता है ना ऐसा, कई बार हम मृग मारीचिका की बात करते हैं, वो एक तरीके का इल्यूजन ही तो होता है। हमें लगता है कि वाइब्रेशन वहां से आ रहे हैं, वहां पानी है, पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब रॉन्ग नंबर तो है ना। सत्य ज्ञान का पता अनुभव के माध्यम से कहाँ चल पा रहा। इसलिए यहाँ पे एक विचार करने की आवश्यकता होती है, किसको, कांट को। और कांट देखें तो कांट को भूगोल में भी हम पढ़ते हैं। भूगोल में जो सबसे पहला ब्रह्मांड का जो वायव्य सिद्धांत है, ब्रह्मांड की स्थापना का जो वायव्य सिद्धांत है, वो सर्वप्रथम इसी व्यक्ति ने दिया। अब इस व्यक्ति को आवश्यकता पड़ी होगी, किस लिए, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति ये बता पाए कि आखिर ये अज्ञात क्यों है ना, चीजें जो हैं वो अज्ञात क्यों है, ये बता पाए। इसीलिए शायद इसे आवश्यकता पड़ी होगी कि ये ब्रह्मांड के बारे में विचार करे और जाने कि क्या ब्रह्मांड कैसा है, किन रूपों में है, कैसे बना है। और कांट ही है जो ब्रह्मांड का वायव्य सिद्धांत सर्वप्रथम आपको उपलब्ध कराता है। कांट के माध्यम से राजनीति विज्ञान में जो इसका योगदान है, भूगोल का योगदान हमने बता दिया, दर्शन शास्त्र का योगदान बता दिया, राजनीति विज्ञान में जो कांट का योगदान है वो सबसे पहला योगदान है कि ये आधुनिक आदर्शवाद का जनक है। ये दुनिया को एक दृष्टि, एक नजर देता है कि ये संसार जो है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है नैतिकता की स्थापना, नैतिकता का विकास। इस संसार को किस तरीके से जीना चाहिए, एक उत्कृष्ट जीवन जीना चाहिए। ये उत्कृष्ट जीवन आता कहाँ से है, अपने कर्तव्यों से आता है। क्या हिंसा आवश्यक है, हिंसा को नकारता है। क्या विश्व शांति की बात हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थक है, युद्ध का विरोधी है, शांति से सब कुछ संभव है, विश्व संघ बनाने की बात करता है। आज जब हम यूएनओ की बात करते हैं तो यूएनओ के पीछे जो पहला मस्तिष्क है वो इसी व्यक्ति का है, कांट का ही है, जिसने कहा कि हम पूरी दुनिया में एक वैश्विक शांतिपूर्ण वैश्विक संघ बनाएंगे जिसका उद्देश्य होगा शांति की स्थापना। नैतिकता की बात करें तो कर्तव्य को करना ही नैतिकता है, कर्तव्य को करना ही नैतिकता है। और कर्तव्य कहाँ से डिसाइड होते हैं, आत्मा से। हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध है, वो प्योर है। आत्मा जो कहती है, आत्मा को जो ठीक लगता है वही हमारे कर्तव्य हैं, और उन्हीं कर्तव्यों को करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और अगर हर व्यक्ति अपने उस आत्म कर्तव्य को करे तो संसार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या ही ना हो। तो इस तरीके से अगर हम कांट की बात करेंगे तो कांट एक ऐसे आदर्शवादी राज्य की बात करता है जो व्यक्ति के संपूर्ण नैतिक विकास से, उत्कृष्ट विकास से संबंधित है। अर्थात राज्य का काम क्या है, व्यक्ति के उत्कृष्ट विकास को, व्यक्ति के नैतिक विकास को करना। और ये बिना राज्य के हो नहीं सकता। तो राज्य का उद्देश्य शांतिपूर्ण न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना मात्र है, और ऐसा राज्य अंतर्राष्ट्रीयता के समर्थन में हो और एक वैश्विक संघ की बात हो जहां स्थायी शांति की बात कर सकते हैं, हर देश एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़े। राजनीति विज्ञान में इस तरीके का जो विचार है वो है। और जो आदर्शवादी विचार कांट ने तब दिया, उस आदर्शवाद को आज भी हम किसी न किसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमने जिन उद्देश्यों को सेट कर रखा है उन उद्देश्यों के पीछे कांट का बड़ा अच्छा विचार देखने को मिलता है। जर्मनी से ऐसे शांतिप्रिय विचारक जल्दी पैदा होते नहीं। आप हेगल को देख लीजिए जो कांट के बाद आएगा, उसको उग्र आदर्शवाद का जनक माना जाते हैं, युद्ध को अनिवार्य बताता है, हिंसा तो ऐसे आम बात है, बिना इसके तो आप अपने अंदर नैतिकता नहीं ला सकते, ऐसी बात करता है। यही हिटलर को पैदा करता है जर्मनी, यही जर्मनी मार्क्स को पैदा करता है जो क्रांति के बिना परिवर्तन की जो है अपेक्षा भी नहीं करता। तो कांट इस रूप में एक अलग ही विचारक है। कांट के साथ बड़ा अच्छा
समयबद्धता, पंक्चुअलिटी जुड़ी हुई है। और कांट का मानना है कि व्यक्ति को इस पूरे ब्रह्मांड में एक नियम है, उस नियम को मानना चाहिए, इसलिए समय की बड़ी पाबंदी होनी चाहिए। कांट को देख के लोग घड़ियां मिला लेते थे, इतनी पंक्चुअलिटी कांट की हुआ करती थी। कांट के बारे में ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कांट को अगर हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, इसी कांट को हम जब दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं तब क्या पढ़ते हैं। तो जब दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं तो एक विचार है दर्शन शास्त्र में, एथिक्स में, कर्तव्यवाद। तो जब कर्तव्यवाद की बात करते हैं तो वो कर्तव्यवाद का प्रणेता कांट है, जो कर्तव्य को मुख्य आधार मानता है। और अगर आप कर्तव्य को करते रहें तो लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। तो कर्तव्य को मतलब कर्तव्यवाद नैतिकता को महत्व देता है। जैसे आप गांधी से भी बात करेंगे तो गांधी भी कर्तव्यवाद की ही बात करते हैं। नैतिकता का कर्मनिष्ठ सिद्धांत, पीएसआईआर में देखें तो कांट का मानना है कि नैतिकता परिणामों पे नहीं बल्कि ड्यूटी के नियमों पर आधारित होनी चाहिए। यह विचार राजनीतिक नैतिकता और शासकों के कर्तव्यों से जुड़ता है। इसी तरीके से अगर हम इसी विचार को एथिक्स में पढ़ें, एथिक्स के अंतर्गत ये कर्तव्यनिष्ठ नैतिकता की बात करता है। यूपीएससी में एथिक्स में अगर एब्सोल्यूट मोरलिटी की बात करें और उसके साथ आउटकम की बात करें तो इस बहस के लिए हम आराम से कांट के विचारों का उपयोग करते हैं, कांट के विचारों को देखते हैं। इनका मानना है कि इरादा शुद्ध होना चाहिए, भले ही परिणाम हानिकारक हो जाएं, लेकिन इरादा मतलब साधन हमारे शुद्ध होने चाहिए, साधन नैतिक होना चाहिए। सीधे सीधे गांधी के कर्मनिष्ठ सिद्धांत से अगर हम साध्य साधन के बहस में फंसें तो उस बहस में साधनों की पवित्रता को महत्व देने से संबंधित विचार है। और एक शासक को सदा नैतिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, भले ही परिणाम प्राप्त हो या परिणाम प्राप्त न हो। नैतिकता के इतर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंत में ये मानते हैं कि नैतिक साधनों से प्राप्त साध्य ही स्थायित्व रह सकता है। जो साध्य नैतिक साधनों से प्राप्त नहीं हुआ है उसकी स्थायित्व को लेकर समस्या है। श्रेणीगत आज्ञा, पीएसआईआर में अगर हम बात करेंगे तो कोई भी नियम तभी तक नैतिक है जब तक उसे सभी लोग सार्वभौमिक नियम के रूप में अपना सकें। यही अंतर्राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय शासन अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का भी आधार है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो आज के समय में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है उसके प्रणेता के रूप में किसी विचारक को ढूंढेंगे तो वो विचारक के रूप में हमें कौन मिलेगा? हमें कांट मिलेगा, कांट मिलेगा। एथिक्स में यही बात, यह नैतिकता का एक सार्वभौमिक मापदंड प्रदान करता है। यूपीएससी में इसे नैतिक दुविधाओं, एथिकल डायलेमा और नैतिक सापेक्षवाद के विश्लेषण में उपयोग कर सकते हैं। क्या भ्रष्टाचार को सार्वभौमिक नियम बनाया जा सकता है? इस बात को यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि है तो सार्वभौम रूप से, भ्रष्टाचार सार्वभौम रूप से तो है। क्या इसे सार्वभौम नियम बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि साधन गलत है। तो कांट के हिसाब से इस तरीके से, और जब आप छठा यूनिट 7वीं यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन की बात करेंगे तो वहां अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की बात है, वहां पर आप देखेंगे। जब पहला यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पे जब डायमेंशन देखेंगे, उसमें जब व्यवहारिक आप व्यवहारिक नैतिकता की बात करेंगे तो व्यवहारिक नैतिकता के डायमेंशन में हम अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की बात करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर एथिक्स में देखने को मिल जाएगा। मानव गरिमा और साध्य के रूप में व्यक्ति, हालांकि आदर्शवाद में कभी व्यक्ति साध्य होता नहीं है। आदर्शवादी विचार अंततः व्यक्ति को जाके साधन और राज्य को ही साध्य बनाते हैं, लेकिन कांट के विचारों में आप देखेंगे तो व्यक्ति अपने आप में साध्य है, ऐसा ये मानते हैं, न कि साधन। इसीलिए हम इसे आधुनिक आदर्शवाद कहते हैं। आधुनिकता का विचार ही क्या है? आधुनिकता का विचार इंस्टीट्यूशन के बजाय व्यक्ति को महत्व देने से संबंधित है। आदर्शवाद में सदा साध्य हमेशा राज्य होता है। हम अगर बात करें, प्लेटो आदर्शवादी विचारक है, साध्य राज्य है। अरस्तु की बात करें, आदर्शवादी विचारक है, व्यवहारवादी विचार दिखता है, लेकिन साध्य अंततः कौन है? राज्य है। क्योंकि राज्य में ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास संभव है, राज्य के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। लेकिन हम जब कांट में आते हैं तो कांट सीधे सीधे कह रहा है कि हर व्यक्ति अपने आप में साध्य है, न कि साधन। इसीलिए मानवाधिकार जो है वो अपने आप में प्राकृतिक है, वो मिलकर ही रहना चाहिए। और वो कब मिलेगा? जब
लोकतांत्रिक शासन होगा। तो इस तरीके से ये बताते हैं, लोगों को कभी केवल साधन के रूप में प्रयोग न करो, हमेशा उन्हें साध्य के रूप में देखो। ये PSIR में है। एथिक्स में देखेंगे तो मानव की गरिमा, जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो नैतिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है। प्रशासन में ये सुनिश्चित करता है कि नीतियां लोगों का शोषण न करें किसी भी कंडीशन में। क्या मजदूरों का शोषण नैतिक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मजदूर भी व्यक्ति हैं और वो साध्य हैं, उनका शोषण किसी भी कंडीशन में मान्य नहीं हो सकता। शाश्वत शांति, स्थायी शांति की बात करता है। यथार्थवादी कोई विचारक स्थायी शांति की बात नहीं करते, लेकिन चूंकि ये आदर्शवादी है, आधुनिक आदर्शवादी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेगा और स्थायी शांति की बात करता है, स्थायी शांति की बात करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि PSIR ऑप्शनल का बैच अगर आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 2026 के लिए अब समय कम है, अगर आप अपने GS की तैयारी के साथ पैरेलल इसको तैयार करना चाहेंगे तो कम से कम ये जो विषय है 6 से 7 महीने लेगा आपसे। और अगर आप 26 के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप खड़े हैं, अब समझ लीजिए, मई के महीने में। अगर 30 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है तो आप मई से शुरू कर रहे हैं। अगर आप मई से जोड़ना शुरू करेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाके आप सिलेबस पूरा कर पाएंगे। दिसंबर में आपने मेहनत कर दी तो एक बार इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं 1 महीने में। और दिसंबर के बाद आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर जनवरी से 2026 के प्रारंभिक परीक्षा का दबाव शुरू हो जाएगा। तो जनवरी से लेके और अगले मई तक आपको केवल और केवल क्या करना चाहिए? केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो अगर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR रख रहे हैं और PSIR से टॉपर बनते हैं, आप अगर टॉपर की संख्या देखो, पिछले साल के टॉपर, इस साल के फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इसके पहले टीना डाबी ने फर्स्ट रैंक लगाई, उसके पहले उनकी सिस्टर ने भी पिछले साल रैंक लगाई। तो आप देखेंगे PSIR टॉपर ही बनाता है यहाँ से। और इस बार अगर आप पूरे रिजल्ट में देखेंगे तो मैक्सिमम PSIR का रिजल्ट आपको मिलेगा। इसकी एवरेज मार्किंग अच्छी, और ये कोई भी बुद्धिमान एस्पिरेंट जो सिलेबस देख लेगा, वो भले ही रुचि एक विशेष मात्रा तक किसी विषय में हो, लेकिन सिलेबस देखने के बाद अगर वो बुद्धिमान है और सिलेबस पहले देख लेता है तो फिर वो इस विषय के साथ जाएगा। आपको भी इस विषय के साथ जाना चाहिए। दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये कक्षा होती है, तो आपका कोई भी GS का जो बैच है वो कहीं पर भी है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। और दोपहर में ये क्लासेज होती हैं। इस क्लासेज के भीतर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, आप स्टडी IQ के ऐप पे, वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो 30 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है, आपको इस बैच के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। जुड़िए, क्योंकि ये ऑप्शनल विषय आपके परिणाम में बहुत सहयोगी होता है। और इससे चूंकि एवरेज मार्किंग अच्छा होता है और GS के जो 4 पेपर है और जो ऐसे का पेपर है, ये आपकी पकड़ में आ जाता है, पहुंच में आ जाता है। नीचे से देखेंगे तो ऑप्शनल बड़ा लगेगा, लेकिन ऑप्शनल तैयार कर लिए तो GS छोटे लगने लगेंगे। और ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपको फर्स्ट रैंक ला सकता है। आपने देखा कि जिसकी शक्ति दुबे, जिनका 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, चौथे बार में उन्होंने इस विषय से इंटरव्यू दिया और 5वीं बार में फर्स्ट रैंक। ये विषय आप में आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए इस विषय के साथ आपको जुड़ना चाहिए। आइए वापस से कांड पे चलते हैं। कांड की अगर शाश्वत शांति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक ढांचा प्रस्तावित किया। इन्होंने वैश्विक संघ बनाने की बात की और इन्होंने वैश्विक संगठन की बात की, आर्थिक सहयोग की बात की, और इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति महत्वपूर्ण है, सहयोग महत्वपूर्ण है, और इसे बढ़ावा देने के लिए विश्व को एक वैश्विक शांति के लिए एक वैश्विक संघ बनाने की आवश्यकता है। वहीं पर अगर एथिक्स में देखें तो वैश्विक नैतिकता का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का आधार है, और ये युद्ध को अनुचित ठहराता है। इस विचार के द्वारा हम युद्ध को अनुचित ठहराते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शाश्वत शांति के रूप में। स्वतंत्रता और तर्क, कांड स्वतंत्रता को तर्क से जोड़ता है। इसका मानना है कि एक नैतिक समाज तभी संभव है जब लोग तर्कसंगत रूप से स्वतंत्र हों। यह उदारवाद और लोकतंत्र दोनों विचारधाराओं से जुड़ा है। जैसे लोकतंत्र में व्यक्ति, क्योंकि उसकी ही इच्छा शासन में होती है, और जब वो शासन की इच्छा को मानता है तो वो खुद की इच्छा को मान रहा होता है, इसलिए तार्किक रूप से कानूनी स्वतंत्रता यहाँ पर बताने का प्रयास
कांट के द्वारा किया जाता है ना। इसी तरह एथिक्स में देखेंगे तो ये व्यक्तिगत स्वायत्ता और नैतिक निर्णय से संबंधित विचार देखने को मिलता है। प्रशासन में जब भी हम पारदर्शिता की बात करते हैं, उत्तरदायित्व की बात करते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं, तो ये इसे तर्कसंगत रूप से बढ़ावा देने का काम करता है। इस तरीके से हम देखेंगे तो कांट को अगर PSIR में देखें तो राजनीतिक चिंतन के रूप में हम इनको पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के रूप में पढ़ते हैं, और इनकी तुलना जो है हेगल से और ग्रीन से भी आगे हम लोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन जब IR में पढ़ते हैं तब फिर कांट प्रासंगिक होता है। वहीं अगर एथिक्स में हम देखने का प्रयास करें तो एथिक्स में कांट के दृष्टिकोण को हम कर्तव्यवाद के साथ जोड़कर देखते हैं, नैतिकता के साथ जोड़कर देखते हैं, मानवाधिकार के साथ जोड़कर देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के साथ जोड़कर देखते हैं, सिविल सेवा के प्रति समर्पण के साथ जोड़कर देखते हैं, और 5वीं यूनिट में अलग से हमें कांट पढ़ना होता है। कांट के विचारों को अगर हम देखें और हम ये कहें कि ज्ञान ना तो बाह्य है ना तो आंतरिक है, बल्कि ज्ञान बाह्य और आंतरिक जगत का समन्वय है, इस तरीके का अगर सवाल पूछा जाता है या आपसे पूछा जाता है कि ज्ञान का सही अर्थ क्या है, तो आप उसमें जरूर उपयोग कर सकते हैं किसको, कांट को, क्योंकि कांट से आप बहुत सारे कांट के विचारों को जोड़कर आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे में उपयोग कर सकते हैं, ऐसे में उपयोग कर सकते हैं। कांट के कुछ ऐसे कोट्स हैं जिन कोट्स को अगर आप देखें तो ऐसा कोट सीधे सीधे ऐसे राइटिंग में हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो ऐसे कार्य करो कि तुम्हारा व्यवहार एक सार्वभौमिक नियम बन जाए, लोगों को कभी केवल साधन के रूप में प्रयोग मत करो, हमेशा साध्य के रूप में देखो, एकमात्र चीज जो बिना शर्त के अच्छी है वह है अच्छी इच्छा, और यही स्वतंत्रता का क्या होता है, यही स्वतंत्रता का आधार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक नए विचारक हेगल के साथ, और हेगल के बारे में आप देखेंगे, आप पाएंगे कि हर एक विचारक के विचार बिल्कुल अलग ही अलग हैं। तो हम सही विचारक कौन है, किसको माने, आप प्रशासक बन रहे हैं, आपको निर्णय लेना है, आपको जानना है, ज्ञान जानने में है, ज्ञान निर्णय करने में नहीं है, ज्ञान जानने में है। और कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रूप से हो, प्योर हो, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूर्णतः सही हो या पूर्णतः गलत हो। तो जो चीज आपको सही लगती है उसमें गलत की मात्रा कम है, और जो चीज आपको गलत लगती है उसमें सही की मात्रा कम है। तो ये जो मात्रात्मक बैलेंस है, इसी मात्रात्मक बैलेंस से ही इस संसार की सारी चीजें दिखती हैं। एब्सोल्यूट केवल ईश्वर है, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, अकॉर्डिंग टू कांट, जिसको भी आप देखेंगे हर कोई अंत में यही पहुंचेगा कि एब्सोल्यूट केवल ईश्वर है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।